हेलो एवरीवन। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में लाइट के बारे में पढ़ा था। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, क्या क्या प्रॉपर्टी है लाइट की, उसके बारे में हमने पढ़ा। साथ ही हमने पढ़ा कि व्हेन लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम द सम फेनोमिना हैपेंड एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। यानी जब भी कोई लाइट पास होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जब लाइट पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उस टाइम वो जब इंटरफेस पे देखो, जब तक मीडियम सेम होगा देयर इज़ नो डिसकंटिन्यूटी इन मीडियम। तो जो लाइट की जो अभी आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि द लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, तो लाइट सीधा एक स्ट्रेट पाथ पे विद वेलोसिटी ऑफ जो भी उस मीडियम के लिए अप्रोप्रिएट वेलोसिटी होगी, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज चेंज एज द मीडियम चेंज। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा लाइट की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो उस इंटरफेस पे आने के बाद मीडियम के लिए डिसकंटिन्यूटी होगी, यानी मीडियम सेम डेंसिटी का ना होगा। डेंसिटी से मतलब यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी से, ठीक है। दो टाइप की डेंसिटीज हम देखेंगे आगे कि एक तो मास डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, और भी जो भी डेंसिटी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा मतलब जो मेनली है वो ऑप्टिकल डेंसिटी से है। तो जब मीडियम चेंज होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी। मतलब एक मीडियम में जिसमें लाइट ईजीली चल सकें, जिसमें लाइट विद हाई वेलोसिटी चल सकती है, वो रेयर होगा विद रेस्पेक्ट टू दोज मीडियम इन विच द वेलोसिटी इज डिक्रीज। तो ऐसा जो मीडियम होगा, देखो वैसे हम किसी को भी रेयर डेंसर कैसे बोल रहे हैं, हम कंपैरिजन करेंगे विद द वैक्यूम, बिकॉज द मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट वैक्यूम। तो हम क्या करेंगे, उसी प्रॉपर्टी को बार बार यूज़ करेंगे। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है लाइट की, वो कहाँ पे है, वैक्यूम में। तो जब हम किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, तो हम किसके कंपैरिजन में करें, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे कि फ़ला चीज़ डेंसर है, फ़ला चीज़ रेयर है, हम किस बेस पे उसको डेंसर बोल सकते हैं। अगर आपको चलो मैं एक पत्थर ही दे दूँ, आप बोलोगे इट इज़ वेरी डेंस, तो आपने डेंसिटी उसकी किस तरह अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसकी कंपैरिजन करके बताया। यदि सारा सराउंडिंग उतना ही डेंस होता तो क्या आप उसे डेंस कह पाते। तो बेसिकली हम क्या करें कि अपने सराउंडिंग या कोई एक रेफरेंस मान लें, और उसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम क्या करें, डिफ़ाइन कर रहे हुए डेंसिटीज़ को। तो सिमिलरली जब लाइट पास हो रही हो वैक्यूम में और उसके कंपैरिजन में जो अदर मीडियम्स के अंदर एंटर करेगी, तो उसकी वेलोसिटी कैसे इफेक्ट हुई, उसी बेस पे हमने बोला कि अदर मीडियम्स आर डेंसर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है। तो जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अब हम यहाँ एक से दूसरे की बात करें, भाई ऐसा हो सके वो हाई डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जा रही हो, या लोअर डेंसिटी टू हाई डेंसिटी में जा रही हो, तो जब भी वो ऐसा होगा, जब डेंसिटी चेंज होगी, तो एट द इंटरफेस जहाँ दोनों डेंसिटी एक दूसरे से मिली हुई हैं, उससे पहले और उसके बाद क्या कंटिन्यूटी होगी या नहीं। देखिए जैसे कि आपके पास ये मीडियम है और आपके पास कोई ये मीडियम है, तो ये दो मीडियम है आपके पास। इस मीडियम की डेंसिटी अगर मैं देखूँ, मान लिया ये रेयर है या लो डेंसिटी, या सीधा मैं बोल दूँ D1 है और इसकी डेंसिटी D2। जब लाइट इसके अंदर चल रही होगी, क्या उसे कहीं डिसकंटिन्यूटी महसूस होगी, क्योंकि यहाँ तो सब जगह सेम डेंसिटी है, और जब सब जगह सेम डेंसिटी है तो उसे कोई भी डिसकंटिन्यूटी महसूस नहीं होगी। तो जितनी भी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है उसको फॉलो कर रही होगी, ना वो बाउंस बैक हो रही होगी, ना वो अपने पाथ से डेविएट हो रही होगी, वो कोई भी इस तरह का फेनोमेना नहीं दिखा रही होगी। पर जैसे ही लाइट ने स्ट्राइक करा एट द इंटरफेस, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डेंसिटी जो है अचानक चेंज हुई, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, डिसकंटिन्यूटी आई। और उसके बाद यदि हम देखें तो फिर डेंसिटी सेम है, तो फिर अगर वो यहाँ आने के बाद कुछ मुड़ी या नहीं मुड़ी,
अगर लाइट रे यहाँ पे मुड़ी तो उसके बाद वो स्ट्रेट चलेगी, क्योंकि यहाँ कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो जो भी डिसकंटिन्यूटी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, इंटरफेस पे। तो बेसिकली जो ये रिफ्रैक्शन फेनोमेना है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ या फेनोमेना बिलोंग्स टू द इंटरफेस वेयर द डेंसिटी इज डिसकंटिन्यूस। तो जहाँ भी एनर्जी वो डेंसिटी डिसकंटिन्यूस होगी, वहाँ आने के बाद लाइट कुछ टाइप के फेनोमेनाज फील करेगी। उसमें से फर्स्ट फेनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, व्हेन द लाइट इज स्ट्राइक एट द इंटरफेस एंड बाउंस बैक टू द फर्स्ट मीडियम। वो आई अपने पहले ही मीडियम में वापस चली गई, सेकेंड मीडियम में नहीं गई, या आई और सेकेंड मीडियम में निकल के चली गई। तो इसी बेस पे हमने कल आपको दो चीज़ बताई थी, एक था रिफ्लेक्शन और एक था ट्रांसमिशन। अब देखो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की बात मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपके पास ये कोई मीडियम सेकंड मीडियम और जो ब्लैक ऊपर वाला ब्लैक है वो फर्स्ट मीडियम है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। और कोई लाइट ऐसा आई बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, तो जैसी लाइट ऐसा आई तो लाइट क्या करेगी, यहाँ इंटरफेस पर टकराई और उसके बाद कुछ पार्ट वापस चला गया और कुछ यहाँ ट्रांसमिटेड हो गया। मैं हर बार ट्रांसमिटेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो फेनोमेना हुए कि लाइट या तो ट्रांसमिटेड भी होगी और रिफ्लेक्टेड भी होगी। यदि इस इंटरफेस पे मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट बाउंस बैक हो पा रहा है तो सिर्फ हमें क्या दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन। यदि मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट ट्रांसमिट हो पा रहा है तो हमें क्या दिखाई देगा, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे दीवार है, दीवार के बाद का पीछे का हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो कारण है कि या आपने मिरर देखा उसमें आप अपना आप को देख पा रहे। तो इस सब का कारण क्या है कि जो भी लाइट हमारे चेहरे से लग के उसकी तरफ गई थी वो वापस आ गई हमारी आँख के पास, यानी वो सरफेस मैक्सिमम ऑफ द लाइट एनर्जी को क्या कर रहा, बाउंस बैक कर रहा फर्स्ट मीडियम में, इसलिए हमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा। कुछ मीडियम जैसे ग्लास पे आप देखोगे तो आपको उस तरफ का साफ दिखाई दे, इसका मतलब क्या हो, मैक्सिमम लाइट को क्या कर पा रहा, ट्रांसमिट कर पा रहा। पर आपने वाटर सरफेस पे कुछ डिफरेंट चीज़ भी देखी होगी बहुत सी, या बहुत सी बार ग्लास पे भी देखा होगा कि आप ग्लास पे खड़े होकर देख रहे हो, उस तरफ का भी दिखाई दे रहा है और खुद भी आप उस ग्लास में दिखाई दे रहे। वो क्या है, आप गिलास पे देख रहे और गिलास के दूसरी तरफ खड़ा हुआ आदमी भी आपको दिखाई दे रहा और खुद आप भी दिखाई दे रहे ग्लास में। तो इसका कारण क्या है, द सम पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड, गो द अदर साइड एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अदर साइड, कम बैक थ्रू द मीडियम, और आपके साथ जो आपके चेहरे से लग के जो लाइट गई थी वो कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है। तो दोनों फेनोमेना एक साथ हो रहे, रिफ्लेक्शन भी और ट्रांसमिशन भी। तो अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे, आगे जो ट्रांसमिशन की बात है फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो हर इंटरफेस, जितना भी आपके पास कोई इंटरफेस होगा, सो इफ़ वी ट्राई टू एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन, इफ़ वी ट्राई टू क्या बोलते हैं इसकी डेफिनेशन बताने की बात अगर हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन के लिए, तो हम बोलेंगे व्हेन ए लाइट स्ट्राइक एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम एंड बाउंस बैक टू द फर्स्ट मीडियम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक लाइट रे आ रही है, देखो टकरा रही है वापस जा रही है, तो जो लाइट रे आ रही है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो लाइट टकराने के बाद वापस इसी मीडियम में जा रही है, अब देखो इन्होंने क्या करा, इसको ऑब्लिक टाइप से डाला, आप चाहो तो स्ट्रेट टाइप से डाल लो, ठीक है। पर ऑब्लिक से एक फ़ायदा हुआ है जो हम इसके रिलेशंस के बारे में बताना चाह रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो यदि ऑब्लिकली कोई लाइट ने आके स्ट्राइक करा इंटरफेस को, उसके बाद वो फर्स्ट मीडियम में वापस आई, तो जिस पॉइंट पे उसने स्ट्राइक करा उसको बोलेंगे हम क्या, इंसिडेंट पॉइंट। जो लाइट रे आ रही है इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। तो बेसिकली जो लाइट रे आ रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो वापस जा रही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक कर रही है उसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट पॉइंट। और उसी पॉइंट पे यदि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो उसको बोलेंगे हम नॉर्मल, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एक एंगल क्रिएट करेगी जिसे बोलेंगे हम इंसिडेंट एंगल। सिमिलरली एक एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी किसके साथ, नॉर्मल के साथ, उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हमारे पास क्या है, एक इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या बोलेगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा सदा होगा, इसमें कभी भी चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर कहीं भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो आपको क्या मिलेगा कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सदा क्या होंगे, सेम होंगे। साथ साथ में इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब किस में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। कि ऐसा नहीं होगा, सेम प्लेन से मतलब क्या है वो समझ लो। जो इंसिडेंट रे वो किस में है, प्लेन ऑफ द पेज है। जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी इन द प्लेन ऑफ द पेज है। नॉर्मल वो भी इन द प्लेन ऑफ द पेज है। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई लाइट रे इन द प्लेन मारी और उसके बाद परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाए। ऐसा कभी कोई लाइट देखा कि कोई लाइट आपने स्ट्राइक करा, चलो मैं बॉल से ही बताऊँ, आपने बॉल स्ट्राइक करा दीवार पे स्ट्राइक होने के बाद वो बॉल इसी प्लेन में वापस आओगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि वो दूसरे प्लेन में चली जाए। नहीं, बॉल के साथ ऐसा हो सकता है वो दूसरे प्लेन में भी चली जाए, पर रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पर यदि स्मूथ सरफेस है तो वहाँ भी वो रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो कर रहा होगी वो बॉल भी। ठीक है, पर यदि वहाँ स्मूथ सरफेस नहीं है तो किसी अलग डायरेक्शन में जा सके। तो यदि कहीं भी कोई रिफ्लेक्शन होगा, जैसे कि आपकी यही बात करूँ मैं, तो जो ये इंसिडेंट रे है, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन में। ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे रे आई और उसके बाद इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर चली गई या परपेंडिकुलर नीचे की तरफ चली गई। ठीक है ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपसे रिफ्लेक्शन के रूल पूछे जाएंगे तो आपके पास दो रूल होंगे, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, तो अब हम दो टाइप की रिफ्लेक्शंस को बता सकते हैं। बेसिकली रिफ्लेक्शन की जब हम बात करेंगे तो दो टाइप से हो सकता है। तो एक तो क्या हो, किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन और किसी डल सरफेस से। तो आपने देखा होगा यदि किसी सरफेस को हम पॉलिश कर दें तो उसके बाद उसकी स्मूथनेस बढ़ जाएगी। साथ साथ जैसे कि आपके पास कांच है, उसको यदि आप पॉलिश कर देंगे तो एक तो वो स्मूथ तो पहले ही है, और साथ में जैसे ही आपने उसको पॉलिश करा तो मोस्ट ऑफ द पार्ट को क्या करना स्टार्ट कर देगा, बाउंस बैक करना स्टार्ट कर देगा। तो जो मिरर्स बनाए जाएँ उसी बेस पर बनाए जाएँ कि उसको पीछे से पॉलिश कर दिया जाए, जिससे मोस्ट ऑफ द लाइट एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टेड बैक टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करें, वो रिफ्लेक्शन होगा। पर यदि स्मूथ सरफेस है तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा क्लियर होगा। पर यदि स्मूथ सरफेस नहीं है तो वहाँ टीनी टीनी पार्ट से क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और वो रैंडमली कोई मतलब हो तो वो भी रिफ्लेक्शन रूल को फॉलो कर रहा होगा, पर पूरी की पूरी बीम के साथ सेम ना होकर क्या होगा, हर रे डिफरेंट डिफरेंट करेगी। अब बात आई बीम और रे की बात करें तो जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें ना हम कभी भी लाइट को यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ रे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और जो एक बंडल ऑफ रे हो ना उसको हम बीम बोल देंगे। ठीक है बाबू, तो जैसे ही लाइट रे ने किसी सरफेस पे स्ट्राइक किया और उसके बाद वे सारे की सारी रेज एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर चलेगी, तो सब क्या है, एक रेगुलर सरफेस से होगा। पर यदि आपके सरफेस रफ़ है तो छोटे छोटे एरियाज़ बनने होंगे जिनमें रेगुलरनेस होगी, तो वहाँ से अलग अलग तरह का रिफ्लेक्शन होगा। तो आपका पूरा सरफेस डिफरेंट टाइप का रिफ्लेक्शन करेगा, जिसको आप स्कैटरिंग भी बोले। स्कैटर्ड होगी ना लाइट अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो इससे जो बात का हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, यदि बात कर जाए रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन क्या है, जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे गिरा। अभी हमने एक बात करी थी कि हमारे पास ये कोई सरफेस है, एक सेकेंड, हमारे पास कोई सरफेस है, यदि हम बात करें ये कोई सरफेस है, यहाँ की डेंसिटी हमने माना था D1 है, यहाँ की डेंसिटी D2 है, और कोई लाइट रे आके ऐसे स्ट्राइक करा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हमने बोला था कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ यहाँ पे ट्रांसमिटेड हो गया। ठीक है, जब ये ट्रांसमिटेड हुआ तो हमें यहाँ पे कोई भी बेंडिंग फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन नहीं मिला दिखाई देगा। ठीक है, यानी इनिशियल पाथ से कोई डेविएशन नहीं दिखाई देगा। पर यदि लाइट ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद जो सेकंड मीडियम में जाएगी, तो हमने देखा कि जैसे ही वो सेकंड मीडियम में गया तो वो अपने ओरिजिनल पाथ पे ना चल के उस पाथ से बैंड हो जाए किसी भी तरफ, टूवर्ड द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल। तो जो ये बैंडिंग ऑफ लाइट है, व्हेन लाइट स्ट्राइक एट द सम एंगल ऑन द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, लाइट पास थ्रू द सेकंड मीडियम बट डाइवेट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। जो उसका ओरिजिनल पाथ है उससे थोड़ा डाइवेट हो जाए, तो जो डेविएशन होवे, ये मुड़ाव होवे, उसी को क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। ठीक है बाबू, तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, किस कारण से होगा, उसके बारे में बात करें। तो हुआ क्यों ऐसा, ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि लाइट उधर गई और बैंड होगी। तो उसका कारण क्या हो, जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए। जब उसकी स्पीड चेंज होवे तो उसके कारण वो क्या हो जाए, वो बैंड हो जाए किसी भी तरफ। ऐसा कब आपने कभी अपनी लाइफ में देखा है सब, ऐसा बैंडिंग आपने अपनी लाइफ में कभी देखा हो। आप साइकिल लेकर आ रहे,
साइकिल लेकर आ रहे, सामने रेत रखा हुआ है, अगर रेत में ला के अपने साइकिल को सीधा घुसा दोगे तो वो रुक जाएगी सीधी जाके, पर यदि आप थोड़ा तिरछा घुसाओगे तो एक तरफ झुकना स्टार्ट हो जाएगी आपकी साइकिल, जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होनी स्टार्ट होगी। यदि साइकिल लेकर आए और सामने गिल्ला सरफेस है तो जैसे ही आपकी साइकिल उधर जाएगी गिल्ले में तो वो अचानक फिसल कर दूसरे डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में बैंड हो जाएगी। तो ये होगा जैसे ही स्पीड चेंज होगी अचानक तो क्या होगा, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया। तो इसका एक बहुत सारा रिफ्लेक्शन के तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप किसी वाटर के कोई वाटर का विसल ले, उसके अंदर कोई पेन रख दो तो वो बैंड हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह की बैंडिंग आप बहुत जगह देख सकते हैं। आपने प्रिज्म पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन पे काम करें, जिसके अंदर हम क्या करें, लाइट्स को उसके जो कंस्टिट्यूटिंग कलर्स हैं, जो उसके अंदर जो कलर्स हैं उनमें क्या कर सकते हैं, एक तरह से तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। Simply we can say about the prism that it is an optical device which separate the light, white light into its component colors. ठीक है, basically the separation of light passing through a prism is called the dispersion of light, यानी लाइट को डिस्पर्स कर दिया, बिखेर दिया इन द कंपोनेंट कलर्स। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ आल्सो वर्क ऑन द रिफ्लेक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ, असलियत में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ, कि कैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है व्हेन पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। वैसे यहाँ भी मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ, व्हेन लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज़ नेवर चेंज बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द सोर्स। वो सोर्स पे डिपेंड करें, सोर्स तो चेंज नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दिया उन्होंने आपको कि क्या हुआ, कैसा हुआ, जो आपका ये पेन जो भी इनने इसके अंदर रखा ये आपको कैसा दिखा, बैंड दिखाई दिया। तो बैंड दिखाई देने का क्या कारण है भाई, अगर आप इस बैंडिंग को थोड़ा ध्यान से देखिए तो इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है नीचे। इसमें क्या पूछा ना कि आप फिलअप करो वर्ड्स को। वैसे तो आपका काम है, फिर भी मैं इसको बता दे रहा इसमें क्या कहना चाह रहा। इन दिस केस द लाइट रेज आर स्लो डाउन बाय द वाटर एंड आर, जैसी भी स्लो डाउन हुई तो क्या होगा, बैंड हो जाएंगे, आर बैंड। उनकी बैंडिंग के कारण क्या, कॉजिंग द पेन टू लुक ऑड। तो इसके कारण पेन कैसे दिखाई देगा, यहाँ तो पेपर यूज किया है, यहाँ पेन यूज नहीं किया है, फिर भी ने कहा अगर ये पेन होता तो कैसा दिखाई देता, कुछ ओड दिखाई देता। ओड का मतलब क्या, थोड़ा बैंड दिखाई देता। ठीक है ना। द टू मीडियम इन दिस एग्जाम्पल्स आर, कौन कौन से मीडियम है, पहला मीडियम क्या है, एयर, और दूसरा मीडियम क्या है, वाटर। ठीक है, तो बात आई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा भाई, कोई एक रे है वो आके एक इंटरफेस पे पड़ी और उस बाउंड्री से वो क्या हुई, जैसे ही सेकंड मीडियम के अंदर गई तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड होगी। तो किस तरफ बैंड होगी, टूवर्ड द नॉर्मल होगी कि अवे द नॉर्मल होगी, वो डिपेंड करेगा लाइट पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। इफ़ लाइट पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन लाइट बैंड टूवर्ड द नॉर्मल। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, यदि कोई लाइट ऐसे आके इंसिडेंट हुआ और ये मीडियम कैसा है, ये रेयरर है, और ये इसके बाद किस में, डेंसर मीडियम के अंदर गई, तो वो अपने इस ओरिजिनल पाथ पे ना जाके किस तरफ बैंड होगी, टूवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। इफ़ लाइट पास फ्रॉम डेंसर टू, यदि लाइट क्या है डेंसर से रेयर में जा रही तो क्या होगा, लाइट गई उसके बाद वो क्या होगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसको स्लो डाउन नहीं होगी तो बढ़ जाएगी, तो क्या होगी, इट्स ओरिजिनल पाथ इज दिस, इट बैंड टूवर्ड द या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब रेयर में जाएगी तो अवे हो जाएगी नॉर्मल से, जब डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। तो दोनों का कारण क्या है कि जैसे ही वो डेंसर में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, जब स्पीड कम हो जाएगी तो वो बैंड हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल। पर जैसे ही वो कहाँ पे जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, तो रेयर में जाती स्पीड अप हो जाएगी, स्पीड अप होगी तो वो बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो नॉर्मल क्या है वो पहले भी बताया गया,
तो जो रे इंसिडेंट हुई उसको तो इंसिडेंट बोल लेंगे, जो सेकंड मीडियम के अंदर गई जो बैंड हुई उसको बोल लेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इन दोनों जो पॉइंट है जहाँ पे इसने स्ट्राइक किया उसको बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट, और उसी पॉइंट पे यदि हम कोई नॉर्मल ड्रॉ कर दे तो उसे नॉर्मल बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ये सब आपको दिखाई दिया ये रिफ्रैक्शन है। ठीक है, और पहला रूल क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्लेक्ट नहीं करा मैं, रिफ्रैक्टेड बोल रहा, और नॉर्मल, ये तीनों कहाँ पे होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। दूसरी बात कि आपने एक चीज़ देखा यहाँ पे, नॉर्मल के साथ जो एंगल है इसको बोल लेंगे क्या, यदि आप देखेंगे नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया ये इसे बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, और इस रे ने जो रिफ्रैक्टेड ने किसके साथ एंगल बनाया, नॉर्मल के साथ, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड, यानी स्मॉल आर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी एंगल के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए एक रूल दिया था स्नेल ने। तो स्नेल ने क्या देखा कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाए तो उसके लिए उन्होंने हर बार देखा यदि इस एंगल आई को मैं चेंज करता रहूँ तो आर भी चेंज होता रहेगा, और उसी के लिए उन्होंने एक रूल निकाला कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का जो रेशियो है वो फॉर टू गिवन मीडियम, ये दोनों गिवन मीडियम्स के लिए वो सदा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यदि आप ये मीडियम चेंज कर देंगे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी बस। तो जैसे जैसे आदमी, तो दिस कांस्टेंट मीडियम डिपेंडेंट, तो जो ये कांस्टेंट है उसे मीडियम डिपेंडेंट बोला गया, और उसी को स्नेल ने बोला क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसी कांस्टेंट को उन्होंने बोला रिफ्रैक्शन इंडेक्स। बहुत सी बार एन या म्यू से जो चाहो आप दिखा सको, या तो आप एन यूज कर सकते हैं या आप म्यू यूज कर सकते हैं, तो मैं म्यू यूज कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देख लीजिएगा किसका है, सेकंड का, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और उन्होंने देखा दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। समझ पा रहे, यानी इसके लिए उन्होंने बोला कि जो वेलोसिटी चेंज हुआ यानी v1 अपॉन v2। तो यहाँ से इन्होंने जो फॉर्मूला जनरेट किया वो क्या निकल के आया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 2 इज इक्वल टू v1 बाई v2। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे कि दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम में, और इसको हम आगे और नए तरीके से भी लिखना सीखेंगे जब हम इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में देखेंगे। एब्सोल्यूट फॉर्म का मतलब हो जब हम फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, और सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर। वैक्यूम या एयर की बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम एंड एयर नियरली इक्वल, नियरली, ठीक है, नॉट भी सेम बट नियरली इक्वल। वैसे तो हमें वैक्यूम यूज करना चाहिए, फिर भी हम एयर के रेस्पेक्ट में निकालें। तो जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो तो अभी हमने क्या बोला, ये क्या था, म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह, यानी म्यू 2 अपॉन म्यू 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज इज इक्वल टू कितना होगा, v1 बाई v2। अगर इसे ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा कि क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया फिर, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका मतलब क्या, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो स्नेल ने यहाँ पे अपना रूल दे दिया इसी के लिए, और ये रूल हमने आपको बता दिया। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्शन तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा ज़रूर,
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर जितने क्वेश्चन वो जरूर करेंगे, एब्सोल्यूट या वेलोसिटी की टर्म्स में। चलो एक चीज़ यहीं पे कंप्लीट और कर दें कि जब कोई इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे ये जा रही, तो यहाँ उसकी मान लें वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी v2 होगी। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है और यहाँ का कितना है, μ2 है। और इसकी रिलेशन अभी आपने निकाल ली कि sin i बाई sin r इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये अभी रिलेशन आपने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो अब एक बात कहा कि हमने कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज द फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द मीडियम, और मीडियम सोर्स। फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द सोर्स, मीडियम नहीं है, सोर्स है। यानी सूरज से लाइट आ रही तो सूरज पे डिपेंड करेगी ना, सूरज के वहाँ किस फ्रीक्वेंसी से चली थी वो। और बल्ब से आ रही तो बल्ब की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहेगी जब वो पास होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। यदि किसी की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और वेलोसिटी चेंज हो रहा, ठीक है ना, तो इसी के कारण क्या होगा, उसका जो क्या बोल सके एक तरह से वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगा। अब क्या वेवलेंथ है, क्या रिलेशन है, कैसे कैसे होगा, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें आपको पूरा बता दिया जाए क्या क्या होना है, ठीक है। थैंक यू।